जील अहमद, टीचर ऑफ जूनगुल डिस्ट्रिक्ट रामबन। आज का टॉपिक है केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। इसको फॉलो करिए, केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्स अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। ये एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड क्या होता है? जिस लैंड के चारों तरफ वाटर हो और सेंटर में लैंड हो उसको आइलैंड कहा जाता है। तो श्रीलंका जो है ये इंडियन ओशन में सिचुएटेड है। इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि हमारे यहाँ हरियाणा के बराबर की है। और डाइवर्स पॉपुलेशन है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन 2 मेजर सोशल ग्रुप्स हैं यहाँ पे। कौन कौन? सिन्हाला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स। ये दोनों लैंग्वेजेस हैं। और सिन्हाला स्पीकर्स की परसेंटेज कितनी है? 74%। और तमिल स्पीकर्स की 18%। तमिल स्पीकर्स जो हैं ये भी सब डिवाइडेड हैं 2 ग्रुप्स में, एक श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स का मतलब है ये वो लोग हैं जो वहीं के रहने वाले हैं, इनका ओरिजिन वहीं का है, ये श्रीलंकन तमिल्स हैं। लेकिन जो लोग यहाँ से इंडिया से गए हैं, कहाँ माइग्रेट हुए हैं? श्रीलंका में, और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, इनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। और मोस्टली जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, रिलीजन को। तमिल स्पीकर्स 18% है, और ये लोग जो हैं ये हिंदुइज्म और इस्लाम को फॉलो करते हैं। इसके अलावा 8% वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, उनमें दोनों इंक्लूडेड हैं, सिन्हाला स्पीकर्स भी और तमिल स्पीकर्स भी। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका हमारी तरह ही ब्रिटिश के अंडर हुआ करता था। हमें जो इंडिपेंडेंस मिली है वो 1947 को, और इनको जो मिली वो 1948 में मिली है, हमारे से 1 साल बाद। सिन्हाला कम्युनिटी जैसे हमने अभी पढ़ा कि वो मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी थी। लोगों ने वोट दिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना। लेकिन लोगों ने किसको वोट दिया? सिन्हाला कम्युनिटी जब मेजॉरिटी में है तो उन लोगों ने सिन्हाला कम्युनिटी के ही रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, और उन्होंने क्या बनाई? गवर्नमेंट। उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट बनाने के बाद 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया, एक कानून बनाया, जिसमें क्या किया इन्होंने? सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कंट्री का। वहां पे तमिल को इग्नोर कर दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1972 में। हालांकि 1948 के टाइम पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था जिसको सॉल्बरी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन इन्होंने 1972 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो सिर्फ 6 साल तक ही रहा। उसके बाद इन्होंने फिर रिप्लेस कर दिया इसको एक नए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 1978 में इन्होंने बनाया। उसके बाद जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पॉलिसीज वो अडॉप्ट की जो फेवर किसको कर रही थी? सिन्हाला कम्युनिटी को। जैसे कि यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट पोजीशन सिन्हाला स्पीकर्स को दी जाती थी, गवर्नमेंट जॉब्स में इनको प्रेफरेंस दी जाती थी, एजुकेशन में इनको प्रेफरेंस दी जाती थी। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को स्टेट रिलीजन बनाने की बात भी की, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन वहां पे ये प्रमोट भी करते हैं बुद्धिज्म रिलीजन को, और प्रोटेक्ट भी किया जाता है एज कंपेयर टू हिंदुइज्म एंड इस्लाम। श्रीलंकन तमिल्स, इनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए वहां पे। मतलब ये इलेक्शंस के रिलेटेड भी इनके पास राइट्स नहीं थे लड़ने के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी इनके पास, एजुकेशन के रिलेटेड भी इनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। इसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स ने एक पार्टीज लॉन्च कर दी। क्योंकि उनको पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए जा रहे थे, जॉब्स में भी इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही थी, ऊपर से यूनिवर्सिटी में पोजीशंस भी दी जा रही थी सिन्हाला कम्युनिटी को, इनको वहां भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी। तो इन्होंने पार्टीज बनाई और इनने स्ट्रगल शुरू कर दिया, जद्दोजहद करना, अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। क्या किया इन्होंने? सबसे पहली मांग इन्होंने क्या रखी गवर्नमेंट के सामने? कि जो तमिल है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, क्योंकि ये भी वहीं के रहने वाले थे। श्रीलंकन तमिल्स इंडिया से तो नहीं आए थे, वो इंडियन तमिल्स अलग थे। इन्होंने कहा हम भी यहीं के रहने वाले हैं, तो हमें भी तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी की बात की। ऑटोनॉमी क्या होती है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि किसी भी रीजन को
इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए और उनको इतनी पावर दी जाए कि वो खुद को खुद गवर्न कर सके। गवर्न का मतलब होता है कि वो अपने लिए खुद डिसीजंस ले सके बिना किसी के कंट्रोल में आए हुए। तो ये भी उन्होंने मांग की, रीजनल ऑटोनॉमी। और उन्होंने क्या बोला कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर जॉब्स को सिक्योर करने के लिए। लेकिन इतने सारे एफर्ट्स जो इन्होंने लगाए, श्रीलंकन तमिल्स ने बहुत सारी डिमांड्स पुट अप की, गवर्नमेंट ने इनको डिनाई कर दिया, खारिज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जबकि गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स को खारिज कर दिया, इनके बीच में जो है एक बदले की भावना पैदा हो गई और दो कम्युनिटीज के बीच में कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा। और वो लड़ाई झगड़ा जो है सिविल वार में तब्दील हुआ। सिविल वार क्या होता है? सिविल वार होता है जब लोग ही आपस में लड़ें, ये दो कम्युनिटीज आपस में लड़ने लगी। लेकिन जो श्रीलंका का सिविल वार था ये आर्म्ड रेबिलियन था। इसमें क्या, गन्स भी यूज की गई और सारे आर्म्स यूज किए गए, आर्म्स और एम्यूनिशंस को यूज किया गया। किन किन के बीच में हुई ये वार? LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जो तमिल श्रीलंकन तमिल से उनका ही ये एक ग्रुप था, LTTE। और किसके बीच में हुआ? श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में। क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर रही थी, इसलिए उनको फिर इस हद तक जाना पड़ा और इनके आपस के बीच में एक वार शुरू हो गई। अब क्या किया इन्होंने श्रीलंकन तमिल्स ने? इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट को मांगना शुरू कर दिया, जिसका नाम क्या रखना था इन्होंने? तमिल एलम। कहाँ पे? जो आइलैंड का नॉर्थ और ईस्ट का हिस्सा था वो। पहले क्या किया इन्होंने? पहले ये इंडिपेंडेंट स्टेट की बात नहीं करते थे, ये रीजनल ऑटोनॉमी मांगते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी, ना जॉब्स में। तो इन्होंने क्या किया, अब फाइनली इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट मांगना शुरू कर दिया। वार शुरू हो चुकी थी इनके बीच में। वार कब शुरू हुई? वार बिगेन ऑन 23 जुलाई 1983 में शुरू हुई और ख़त्म कब हुई? मई 2009। इसका मतलब है 26 साल तक इनके बीच में वार चलती रही। 26 साल बाद श्रीलंकन मिलिट्री जो थी उन्होंने इनको डिफीट कर दिया। लेकिन इस वार का नतीजा क्या हुआ? हजारों लोग मारे गए और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को वहां से घर छोड़ के जाना पड़ा, उनको ज़बरदस्ती वहां से निकाला गया। ये इसका नतीजा हुआ। अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इन श्रीलंकन तमिल्स की डिमांड को पूरा किया होता तो वार होती ही नहीं। जैसे कि बेल्जियम के केस में आपने देखा है कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने एक मॉडल लाया था, बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। उन्होंने कैसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों कम्युनिटीज को दी और उन्होंने भी कंट्री को डिवाइड होने से बचाया, कन्फ्लिक्ट वहां पे होने ही नहीं दिया। अगर श्रीलंका भी वैसा ही करती, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती, चाहे वो जॉब हो या फिर यूनिवर्सिटी की पोजीशंस हो या फिर पॉलिटिकल राइट्स हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसकी वजह से हजारों लोग मारे गए। तो आपको क्या पता चलता है? हमने जो दोनों बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरीज पढ़ी उससे क्या पता चलता है? उससे यही पता चलता है कि दोनों जगहों पे दो कम्युनिटीज थी, एक मेजॉरिटी में एक माइनॉरिटी में, और दोनों ही कंट्रियां डेमोक्रेसी थी। लेकिन दोनों कंट्रियों ने कम्युनिटी डिफरेंस को अलग अलग तरीके से डील किया। बेल्जियम ने क्या किया? उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी, उनको इक्वल पावर्स दी ताकि कन्फ्लिक्ट हो ही ना और कंट्री को डिवाइड होने का कोई चांस ही ना हो। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया? मेजॉरिटी ने अपना जो है इम्पोज करना चाहा रूल, किन पे? माइनॉरिटी पे। जिससे क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया दो कम्युनिटीज के बीच में और रिजल्ट क्या हुआ? वार हुआ, सिविल वार। इस पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को यूज ना करके श्रीलंका ने कितनी बड़ी गलती की, उनको कितना खामियाजा भुगतना पड़ा, कितने लोग मारे गए, कितनी फैमिलीज तबाह हो गई, घर छोड़ के जाना पड़ा। और इस पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को यूज करके बेल्जियम ने दो कम्युनिटीज के बीच में कितनी अच्छी तरीके से डिफरेंसेस मिटा दिए, दोनों कम्युनिटीज को इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी और वो उसमें खुश रहे और कंट्री भी लिंग्विस्टिक लाइंस पे डिवाइड नहीं हुई। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप बोल सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम,